चलिए दोस्त, आज हम लोग पढ़ते हैं उत्तर मुगल शासक के बारे में। देखिए पिछले सप्ताह हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बहादुर शाह प्रथम के बारे में। बहादुर शाह प्रथम के बारे में पढ़े थे, यानी कि बहादुर शाह प्रथम कैसे शासक बना। इसने अपने बहादुर शाह प्रथम ने इसके जैसे ये 5 भाई थे, दो भाई तो पहले रिटर्न बस गए और बचा क्या, तीनों भाई लड़ झगड़ के किसी तरह ये बहादुर शाह प्रथम शासक बना। और इसका पहले से नाम इसका क्या था, मुअज्जम नाम था। इसने दोनों भाई को जब मृत्यु का था ये बोल रहा था कि हम तो बहुत बहादुर आदमी, इसीलिए इसने क्या नाम रखा अपना, बहादुर शाह नाम प्रथम रखा। देखिए बहादुर शाह प्रथम रखा। और ये इसके बाद इसकी मृत्यु देखिए 1712 ईस्वी में किसी मृत्यु हो गई थी। इसका मृत्यु क्या हुआ था, ये गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे बंदा बहादुर को इसने क्या किया था, बंदा बहादुर के विरुद्ध अभियान किया था, यानी कि इसको मारने की कोशिश की। एक तरह से मान लीजिए कि इसको ये, अब बंदा बहादुर तो अपने एक तरह से मान लीजिए बंदा आदमी था, इसको क्या चलने देते थे ये बहादुर बा को, तो बहादुर बा को नहीं चलने देते। इसी तरह बंदा बहादुर तो मरे नहीं, तभी बस इसको पकड़ लिया गया, मगर इसको बेचारा को ये बहादुर बा को चोट लग गया था, इसीलिए इसका मृत्यु हो गई कितने 1712 ईस्वी में। अब ये बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। अब देखिए बहादुर शाह की मृत्यु हो गई, इसके बाद इसके चार पुत्र थे। कौन कौन पुत्र, जहांदार शाह हो गया आपको, ये अजीम हुसैन, रफ़ी हुसैन और जहान शाह। जैसे ही इसकी मृत्यु हो गई, इन चारों पुत्र में भारी भयंकर लड़ाई। अब ये बोल रहा था जहांदार शाह हम शासक बनेंगे, तो अजीम हुसैन बोल रहा था हम, ये बोल रहा था हम बनेंगे, तो ये बोल रहा था हम करके लड़ाई होने लगा। आप देखिए जीतता है कौन, चलिए आगे देखते हैं कौन जीता है। देखिए जैसे ही इस तीनों लड़ाई करने लगे तो जहांदार शाह ने क्या किया था, ये इसने थोड़ा सा चालाकी क्या कर लिया था। उस समय मुगल दरबार में यानी कि जो 3 गुट रहते थे। सबसे पहले आपको कौन हो गया था, ईरानी गुट। उसके बाद हम देखेंगे 2 गुट को आगे भी पढ़ेंगे, वो सब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ईरानी गुट ने क्या किया, ईरानी गुट से क्या किया था जहांदार शाह क्या किया था, इससे एक तरह से मान लीजिए एक तरह से संधि करके या किसी तरह इसको ईरानी गुट को मना कर। इसके नेता कौन थे, जुल्फिकार खान, यानी कि जुल्फी वाला। हालांकि इसको जुल्फिकार खान को जुल्फी वाला नहीं कहते, मान लीजिए कह देते हैं हम लोग जुल्फी वाला से क्या किया था, इसने समझौते कर लिया। जुल्फी वाला को बोला क्या, जो यदि हमको शासक यदि हम बन जाते हैं तो तुमको कोई बड़ा पद दे देंगे या धन दे देंगे, कोई क्षेत्र दे देंगे, कुछ दे देंगे। जुल्फिकार खान को बोला, जुल्फिकार खान अच्छा ठीक है। इसने भी लोभी के कारण इसका साथ दे दिया, किसको, जहांदार शाह का। जहांदार शाह का देखिए साथ जैसे ही दिया, इसने जीत गया था, बस इस शासक बन गए। इस तीनों को हरा के बस इसने शासक बन गया। अब तो ये शासक बना, अब तो ये अपने राजा के एक तरह से पावर में आए। कौन, जहांदार शाह ने राजा के फॉर्म में आए। देखिए जहांदार शाह क्या होता, थोड़ा से मान लीजिए एक विलासी प्रवृत्ति का थी, यानी कि जो मौज मस्ती करने में अच्छा लगता था, यानी अपने क्षेत्र का विकास नहीं करते थे। जनता को कौन सा हाल है, क्या है, नहीं है, वो सब नहीं देखते थे। बस हाँ अपने को सुख मिला, राजशाही मिला, बस ठीक है, बस ज़िंदगी जीने का, टेंशन नहीं लेने का। ये जहांदार शाह ऐसे ही चलते थे। जहांदार शाह क्या करते थे, अब देखिए इसका गुण देखिए। एक नृत्यांगना थी इसके महल में, लाल किले में, तो लाल कुंवर नाम की एक महिला थी, नृत्यांगना थी। इसके साथ ये शराब पी के बस खूब मौज मस्ती से आराम से डांस करते थे। एक 1.5 घंटा नहीं, वो 4 घंटा 5 घंटा डांस करने, बस इसको टेंशन लेने का नहीं, बस डांस करने का। किसके साथ, लाल कुमार के साथ नृत्यांगना थी, इसके साथ। कुछ मंत्री और आके इससे बोलते थे कि सर थोड़ा सा जनता के भी पक्ष में थोड़ा सा काम कीजिए। तो जहांदार साहब बोलते थे कि ये तो शराब पीने था, तो मान लीजिए ये क्या बोलता होगा, कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटने को, तेरी यादें मिटाने को। इसी तरह किसी तरह कोई गाना गा होगा, उस समय के पता नहीं कौन गाना होगा। इसी तरह पूरा ये मौज मस्ती करते, विलासी प्रवृत्ति का मानव था, अत्यधिक शराब की तरह पिए थे जहांदार शाह। इसी कारण इसका मात्र ये 7-8 महीना शासक रहे, बस ये टर्न बोल गए, यानी कि इसका पिछला विकेट गिर गया। ये इसका लफ्ज़ 7-8 महीने के बाद ये जहांदार शाह क्या हो गया, टर्न बस गए।
अब देखिए ये जादर शाह मर गए। तो अब इसके बाद देखिए जादर शाह के, अब देखिए इसके कार्य के बारे में देखते हैं जी, ये किस इसने 7-8 महीना में कौन कौन चीज़ क्या था। देखिए ये हुआ था कि इसके समय में मराठा देखिए उस समय बहुत शक्तिशाली हुए थे। मराठा ने बुझिए उस समय एक तरह से मान लीजिए मराठा का वर्चस्व चल रहा था, एक तरह जिस तरफ भी मराठा चलते थे उस तरफ भी धरतियाँ डगमगा उठती थी। तो मराठा ने क्या किया था, जहांगीर शासक ने इसको मालूम चला मराठा सबको जो जहांगीरवा शासन बना है ठीक है, इसने क्या किया इसके विरुद्ध मतलब विद्रोह कर दिया। जैसे ही विद्रोह किया तो मराठा से पूछा कौन, जहांगीर शाह ने पूछा जो मतलब कि जो आप क्या चाहते हैं, मराठा से पूछा जो आप क्या, बोला कि चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार मुझे दे दीजिए। तो जहांगीर शाह अच्छा ठीक है ले लीजिए, क्या कीजिएगा। वैसे भी मराठा को ये नहीं बोलता था, मराठा के सामने ये जहांगीरवा टिकने वाला था। उस इतना अब हम लोग पढ़ेंगे मराठा के बारे में आगे, जो मराठा कितने शक्तिशाली थे। मराठा में इतने शासक हुए थे जो मत पूछिए जो इसकी क्या शक्तिशाली थे। इसी में पढ़ेंगे हम, शिवाजी हरि के बारे में पढ़ेंगे, तब मराठा पेशवा के बारे में पढ़ेंगे। देखिए चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार दे दिए। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि चौथ और सरदेशमुखी किसे कहते। देखिए चौथ किसे कहते, सबसे पहले हम देख लेते हैं चौथ। अब देखिए चौथ क्या, मान लीजिए ये कोई एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र हुआ, इस पे क्या करते थे, मान लीजिए कोई राजा किधर से आया, इधर से मान लीजिए कोई एक राजा आया, इधर से आया और इस क्षेत्र पर अटैक कर दिया। यहाँ के शासक कमज़ोर थे तो वो हार जाते थे, तो इस क्षेत्र को जीत लेते थे। जैसे ही इस क्षेत्र को जीते यहाँ ये राजा, इसने क्या किया, ये जैसे ही इस क्षेत्र को जीते तो जाते थे इसको लगा कि आज यहाँ पर इसका सिंचाई का अभाव है, यहाँ की फसल अच्छी नहीं होगा, लोगों को एक तरह से मान लीजिए पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर उस सुहाना मौसम नहीं आएगा, कुल ठंडा वाला हवा नहीं आएगा। इस कारण ये राजा सोचते थे कि छोड़ कौन सा इतना कष्ट ज़िंदगी में बिताएगा। ये यहाँ के शासक से कहते थे कि जो मात्र हमको तुम यानी कि चौथ दे दो, यानी कि अपने राजस्व का 3/4 हिस्सा, मतलब इस क्षेत्र से जो भी राजस्व की वसूली है यानी कि टैक्स की जो वसूली होगा उसका 3/4 भाग, यानी कि 4 भाग में 3 भाग मुझको दे देना, और इस क्षेत्र को छोड़ के चले जाते, ये राजा अपने क्षेत्र में चले जाते थे। इसी को कहते थे 3/4 भाग चौथ। अब देखिए 3/4 भाग ले लेते थे, अब बचा कितना, 1 भाग। ये बेचारा क्या करते थे 1 भाग में, अब इसको सेना का, इस क्षेत्र के राजा को सेना के देना था, फिर इसका अपने जीवन को चलाना था, राजशाही जीवन जीना था, उसके बाद इसको उस क्षेत्र की जनता के लिए कुछ हित का काम करना था। इसी कारण इस क्षेत्र का जनता, जैसे मान लीजिए अब थोड़ा सा रुपया बचा, उसमें क्या करते थे, अब जनता के हित में कोई काम नहीं कर सकते थे, यहाँ की जनता क्या करते थे, विद्रोह कर देते थे। जैसे विद्रोह कर देते थे तो ये सब राजा कहीं फरार हो जाते थे या भाग जाते थे, या जनता इस सब को मार मोड़ के मिट्टी में मिला देता था और जनता में से किसी में से कोई शासक बन जाता। देखिए अब सरदेशमुखी किसको कहते हैं, देखिए सरदेशमुखी में भी वही भी कंडीशन लगेगा, थोड़ा सा इसमें हल्का सा चेंज है। देखिए मान लीजिए कि जो आपको हो गया क्या, ये हो गया, आप मान लीजिए कोई क्षेत्र हो गया, ये कोई क्षेत्र हो गया, इसमें कोई राजा आया, राजा इधर से मान लीजिए यदि इधर से कोई राजा आया, इस क्षेत्र पर अटैक किया, इस क्षेत्र पर जैसे ही अटैक किया तो इसके बाद इसने क्या किया, इस क्षेत्र को अटैक करके जब यहाँ गया तो यहाँ देखा सिंचाई व्यवस्था अच्छी है तो फसल अच्छी होगी, यहाँ पर खूब उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ पर रहने के लिए मौसम भी सुहाना है, कुल ठंडा वाला हवा भी मिलेगा इस राजा सबको। इसीलिए इस क्षेत्र को क्या करते थे, अपने में मिला लेते थे। जैसे ही अपने में मिला लेते थे, इस क्षेत्र के लोगों से, जैसे कि इस क्षेत्र को मिला है, इस क्षेत्र के लोगों से अतिरिक्त यानी कि 1/12 कर लेते थे, यानी कि 12 हिस्सा में 1 हिस्सा लेते थे। अतिरिक्त मतलब अलग से, एक तो कर एगो लेबे करेगा राजा, जो अपने क्षेत्र में जो टैक्स लगाते हैं या 20% या 10% या 5%, जो भी 25% टैक्स लगाएगा वो तो लेबे करेगा, उसके अलावा 1/12 हिस्सा लगेगा। कौन से, जिस क्षेत्र को ये जीता है। तो देखिए अब देखिए चौथ और सरदेशमुखी में क्या अंतर है। चौथ में होता क्या, किसी क्षेत्र को जीते
बस उस क्षेत्र में गए, यानी कि उस क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, उस क्षेत्र को छोड़ दिया। उससे बोले क्या, तो आप मुझे 3/4 के हिसाब मुझे कर यानी कि टैक्स दे दीजिए। बस उस क्षेत्र को छोड़ के चले, यहाँ क्षेत्र को छोड़ के चले आते थे। यहाँ क्या करते थे, जाते थे कुल ठंडा वाला जो हवा मिलता था ना, इसको मन को जो होता था ना, मन लगने लगता था, इस क्षेत्र को अपने राज्य में ही मिला लेते थे और इससे 1/12 कर वसूलते थे अलग से, इससे 3/4 वसूलते थे। देखिए आप लोग समझ गए होंगे कि चौथा और सर्वदोषमुखी का अधिकार क्या है। अब देखिए चौथा और सर्वदोषमुखी, देखिए इधर ईरानी गुट के नेता जुल्फिकार खान ने इसको मदद की थी, इसको वजीर बना दिया। जैसे ही इसको वजीर बनाए, तो वजीर एक तरह से मान लीजिए वित्त का, यानी कि जो पैसे तैसे मामले का राजस्थान सरकार का वो देख रेख करने वाला, एक तरह से मान लीजिए वही वजीर है। और जुल्फिकार खान एक तरह से मान लीजिए थोड़ा बुद्धिमता आदमी था, यानी कि जो एक तरह से विजडम था। इसने क्या किया था, ये तो बेचारा ये तो पीने में ही लगे रहता था। एगो लाल कुमारी थे, इसके सामने डांस लगा के गाना ताना बस डांस करते रहते थे 7 घंटा 8 घंटा, इसको तो कोई पता नहीं चलता क्योंकि ये नशा में अपने डूबे रहते थे। अब देखिए जुल्फिकार खान ने क्या किया था, बहादुर शाह प्रथम ने, आपको हो गया ये बहादुरबा क्या करते थे, ये भी अपने भाई की हत्या करके, ये इसका उम्र भी लगभग बहादुर शाह का 63 साल हो गए थे। तो बहादुर शाह प्रथम क्या किए थे, जागीरों का वितरण अधिक कराए। जागीर किसे कहते हैं, देखिए जागीर मतलब हो गया जैसे कि जो बहादुर शाह का जो सेनापति होगा या कोई बड़े बड़े मंत्री होगा, तो उसको वेतन ना देकर उसको क्या बोलते थे, आपको ये जैसे कोई ये हो गया, ये क्षेत्र ले लीजिए, बस इस क्षेत्र का जो राजस्व का वसूली होगा यानी टैक्स आएगा वो आप रख लीजिए। मंत्री सबसे कहते थे, यानी कि मंत्री को वेतन नहीं देखे, मंत्री को क्या उसको भी अच्छा लगता था कि वेतन से अच्छा कि इसे टैक्स के रूप में वसूली हो जाता था। मंत्री सब भी बहुत खुश रहते थे। तब इसके बाद देखिए बहादुर शाह प्रथम के बाद कौन शासक बने थे, जहांगीर शाह बने थे। जहांगीर शाह तो ये तो पियक्कर था। अब जुल्फिकार खान ने क्या किया था, इस जागीरों के वितरण पर यानी कि जागीरों के वितरण पर रोक लगा दिए थे, यानी कि रोक लगा दी जुल्फिकार खान ने। जुल्फी वाला ने इस पर रोक लगा दिया। अब इसने क्या कहा, अब रोक लगाया जागीर में वितरण पर, तो क्या किए, तो जैसे ही रोक लगाए, अब इस ये राजस्व का वसूली कैसे करते थे अपने क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए ये कोई क्षेत्र, इसके समय में देखिए राजस्व का वसूली तो नहीं होता पाया, क्या कोई विभिन्न मंत्रियों को दे देते थे ये सब क्षेत्र। तो इसके समय में हुआ क्या, बहादुर शाह प्रथम में वित्तीय संकट की स्थिति पैदा हो गई। वित्तीय संकट मतलब पैसा का अभाव हो गया था। ये राजा को कभी कभी टेंशन हो जाता था, रुपया नहीं बचा, ये नहीं बचाया था। इधर से मंत्री ले सब रुपया कोई क्षेत्र में लेकर गदगद रहता, पूरा खुश है, एकदम जिंदगी जीता था। इधर बहादुर शाह को प्रथम को तो उतना रुपया नहीं था, यानी एक तरह से वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। मगर अब जुल्फिकार खान क्या करेगा, ये तो बोलेगा ना अच्छा ऐसे शासन नहीं चलेगा। इसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, अब बोला तो करेंगे कैसे करेंगे। इसने क्या किया, जितने भी क्षेत्र बचे थे उस क्षेत्र का वसूली कैसे करते थे। मान लीजिए ये कोई क्षेत्र हो गया, मान लीजिए एक निश्चित क्षेत्र में, इस निश्चित क्षेत्र में क्या करते थे, ये मान लीजिए 1 साल का टैक्स लगा देते थे। आपको 10,000 रुपया देना है, 10,000 देने का, बस आप 10,000 मान लीजिए इस क्षेत्र में। यहाँ के जो मान लीजिए किसान होता था या मजदूर वर्ग, किसी कारण बस इसकी फसल अच्छी नहीं हुई, ये बेचारा क्या करेगा, ये टैक्स मतलब उतना नहीं इसको बचत हुआ है, किसान सबको फसल अच्छी नहीं हुआ या किसी कारण बस बर्बाद हो गया फसल, तो इसको रुपया नहीं हो पाता 10,000। इसको कहता था जुल्फिकार खान को, सर थोड़ा सा अब की बार ना फसल अच्छी नहीं हुआ, तो ना रुपया बोले ना, एक बार 10,000 देने का, टेंशन ज़्यादा मेरे को नहीं है, तुमको बोल रहे देने का तो देने का, 10,000 रुपया देने का। ये तो थोड़ा कड़क आदमी थे जुल्फिकार खान, 10,000 देने का तो देने का, बस 10,000 इससे ले लेते थे। इस तरह जो व्यवस्था करते थे यानी कि कर की वसूली करते थे, इसको कहते हैं इजारा व्यवस्था, इजारा प्रणाली या इजारा व्यवस्था कहते हैं। इस तरह से ये कर का वसूली करते थे। धीरे धीरे 7-8 महीने के बाद ये बेचारा टन बोल गए, यानी कि इसकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद कौन शासक बनेगा, अब अजीम हुसैन का बेटा होगा कौन, फारूक सियर। देखिए फारूक
फर्रुखसियर शासक बनेगा, फर्रुखसियर शासक बनेगा। ये भी फर्रुखसियर थोड़ा सा चालाक निकले थे। फर्रुखसियर ने क्या किया था, ये भी सोचा कि जब हम शासक बनेंगे तो बचेंगे, क्योंकि इस समय भी ये सब इसका जिमुस्तान अली का बेटा होगा वो भी विरोध कर रहे थे। इसने क्या किया था फर्रुखसियर ने, ईरानी यानी कि ईरानी गुट हो गया। अब दूसरा गुट कौन थी, दूसरा गुट थे सैयद बंधु। सैयद बंधु किस, यानी सैयद बंधु में दो आदमी थे। बंधु मतलब होता है भाई, यानी दो भाई थे, हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। तो हुसैन और अब्दुल्ला खान का फर्रुखसियर ने बोला कि जो तुम दोनों मुझे सहायता करो शासक बनने में, यानी कि राजगद्दी पर बैठने। हुसैन अली और अब्दुल्ला खान बोले हाँ सहायता क्यों नहीं करेंगे, अच्छा बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। हुसैन अली और अब्दुल्ला खान ने इसको सहायता कि फर्रुखसियर को शासक बनने में। ये शासक बन गए और हुसैन अली को सेनापति बना दिए, और उसके बाद हो गया आपको अब्दुल्ला खान को वजीर घोषित कर लिया अपना। इस तरह ये भी शासन करने लगे। फर्रुखसियर को हुआ का एक दिन जैसे कि फर्रुखसियर एक दिन ऐसे ही इसको कोई तबीयत वबीयत खराब हो गया, तो इसको बुखार तुखार या कोई बीमारी हो गया इसको, तो इसने राजवैद्य को बुलाया, यानी कि जो एक तरह से मान लीजिए कि आज के डॉक्टर के समान उन लोगों को बुलाया। उन लोगों को बोला क्या जो आप लोग मुझे ठीक कर रही है, जो भी बीमारी है उसका निजात दिलाइए, उसे निकालिए, आप लोगों को जितना हो सकेगा, या कुछ रुपया या कोई क्षेत्र या दान तान में दे देंगे होगा फर्रुखसियर का। मगर राजवैद्य ने क्या बोला कि जो फर्रुखसियर के, सर आप जो है आप नहीं बच पाइएगा, ये बीमारी से हम निजात नहीं दिला सकते। अब फर्रुखसियर बेचारा टेंशन में, अब करेगा तो करेगा क्या, ये बेचारा बहुत टेंशन में जाके किसी के घर में, जैसे कि कोई दरबार कोना में जाके बैठ के बेचारा आराम से टेंशन में डूबे रहता। अब तो हम चले जाएंगे, देखिए ये भर दिन टेंशन में रहता था। एक दिन अब हुआ क्या, इसी बीच में अंग्रेजबा चले गया। अंग्रेजबा कौन आया था, जॉन सुरमन आया था। मार्कर थोड़ा सा नहीं चल रहा है, देखिए जॉन सुरमन आया। जॉन सुरमन को पता लगा कि जो हम तो ठीक कर देंगे। जॉन सुरमन ने अपने साथ एक डॉक्टर को लेकर आए थे, हैमिल्टन। कौन थे, हैमिल्टन। जॉन सुरमन ने यहाँ आए, बोले कि जहाँ सर हम आपको इस बीमारी से निजात दिला सकते थे, यानी कि जो हैमिल्टन बोल रहा था। तो बोला ठीक है, इसने बस उस बीमारी इसका निजात वो अंग्रेजी दवा से ठीक किए थे। कैसे ठीक है, अब देखिए चार अंग्रेजी दवा से कैसे, वही सुई लेके अब बस अब जिस तरह से गांव में जाके अब भैंसिया सबको ऐसे मारते हैं, उसी तरह किसी तरह भग के बस फर्रुखसियर को ठीक किया। ये एकदम टनटना गया, अब तो इसको दीवाना हो गया। इसको लगा कि मुझे मृत्यु से एक तरह से मान लीजिए मुझे जान की प्राप्ति हुई, यानी कि मृत्यु के रास्ते से ये घुरा है फर्रुखसियर। अब फर्रुखसियर तो पूरा खुशी था, अब करेगा तो करेगा क्या। इसने हैमिल्टन, जॉन सुरमन के साथ जो डॉक्टर आए थे हैमिल्टन, उसको अब कुछ तो रुपया देना था। तो जॉन सुरमन से बोला आपका चार्ज कितना हुआ, तो यानी कि जो आप कितना रुपया लीजिएगा। तो जॉन सुरमन ने बोला कि 3000 रुपया। उसके साथ में जो डॉक्टर आए थे वही बोले थे 3000 रुपया, 3000। देखिए ये इतना खुशी हो गया ये फर्रुखबा, ये क्या 3000 रुपये ना देकर इसके बदले में इसके क्या कहते हैं, बंगाल में कंपनी जॉन सुरमन अंग्रेज सबको बिना कर के व्यापार करने का अनुमति, यानी कि अब टैक्स उक्स नहीं लगेगा कोई ना, आइए व्यापार करिए, जाओ सनम, कोई टैक्स नहीं देने का। बस बंगाल में पूरा फ्री कर दिए थे, टैक्स उक्स पूरा फ्री कर दिए थे। अब टैक्स उक्स पूरा फ्री कर दिए। इसी तरह ये इसका जान बचा फर्रुखसियर का। फर्रुखसियर देखिए अब धीरे धीरे इसके विरुद्ध सैयद बंधु ने इसको मरवाने के लिए एक तरह से मान लीजिए कि जो गुट बना लिए थे। वो किसके साथ, बालाजी विश्वनाथ के साथ। मराठा पेशवा हुए थे, प्रथम पेशवा, हम पढ़ेंगे आगे चल के मराठा के बारे में। प्रथम पेशवा हुए थे मराठा बालाजी विश्वनाथ, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्रुखसियर को मरवाना चाहते थे सैयद बंधु। सैयद बंधु ने क्या किया था, वो बालाजी विश्वनाथ के साथ संधि की और फर्रुखसियर की हत्या कर दी, यानी कि पराजित करके, और इसकी गला रेत दी, यानी कि हत्या कर दी फर्रुखसियर। इस तरह भी फर्रुखसियर भी अब क्या चले गए, चला ये चांद भी क्या हो गया, चला गया चांद तुम्हें आसमां के छोड़ के ढूंढ रहा सितारा। ये भी इसका भी विकट गिर गया कितने ईस्वी में, 1799 ईस्वी। इसके बाद शासक कौन बना था, इसके बाद बना था रफ़ी उदरजात। रफ़ी उदरजात कौन थे, रफ़ी उसान का पुत्र थे। रफ़ी उसान का पुत्र थे।
चलिए आप देखते हैं अगले स्लाइड में, अगले चल कल मिलते हैं, ठीक है, ओके जाते हैं।